फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। मध्यकालीन भारत के जो इतिहास है उसके सारे प्रश्न इस ऑडियो में लेके आए हैं, तो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनके पास टाइम कम होता है। वो अपने काम करते करते भी इस ऑडियो को सुन सकते हैं और सारे काम निपटा के और प्रश्नों को भी याद कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी थी। वह प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। फ्रेंड्स, पूछ सकता है कि और प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो दिल्ली सल्तनत की रज़िया थी। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रज़िया की हत्या कर दी थी। रज़िया की हत्या कैसे हुई थी, तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रज़िया की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन बलबन जो था उसका समय था 1265 से 1287। गयासुद्दीन बलबन जो था उसका समय था 1265 से 1287। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के गुट तुर्कान ए चिहलगानी की समाप्ति की। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के गुट तुर्काने ए चिहलगानी की समाप्ति की। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा युम पैबोस प्रारंभ करवाई। बलबन ने क्या प्रारंभ करवाई, तो बलबन ने ईरानी परंपराएं जिसका नाम सिजदा और पैबोस है उसको प्रारंभ करवाया। सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेट कर अभिवादन करना। जो सिजदा का मतलब होता है वो होता है भूमि पर लेट कर अभिवादन करना। और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। इस तरह के ये दो सिजदा और पैबोस प्रारंभ करवाए किसने, तो बलबन ने। बलबन ही ईरानी त्यौहार नैरोज भी आरंभ किया। जो बलबन था वो ईरानी त्यौहार जो नैरोज है उसको भी आरंभ करवाया। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का शासक था। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का शासक था। उसने 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी के बीच शासन किया। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी के बीच शासन किया। बलबन ने शासन संचालन के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने किसकी नीति अपनाई, तो लौह और रक्त की नीति अपनाई। उसने सुल्तान की सत्ता को दैवीय अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए स्वयं को अफरसियाब वंश का वंशज घोषित किया। किस वंश का, तो अफरसियाब वंश का वंशज घोषित किया। उसने सिजदायों तथा पाबोस की प्रथा आरंभ की। सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने आरंभ की, तो गयासुद्दीन बलबन ने की। बलबन ने पारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की। बलबन ने पारसी नववर्ष नौरोज की शुरुआत की। खिजली वंश के बारे में जानते हैं। तो खिजली वंश का जो समय था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। खिजली वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिजली था, उसका समय था 1290 से 1296 तक। जलालुद्दीन खिजली वंश का संस्थापक था। जो जलालुद्दीन था वो खिजली वंश का संस्थापक था। उसने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, जिसका नाम था कूलागढ़ी भी इसका नाम था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों ही जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। कौन कौन, तो अमीर खुसरो और हसन देहलवी दोनों ही जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। जलालुद्दीन खिजली ने दीवाने वकूफ़ नामक
व्यय विभाग की स्थापना की। जलालुद्दीन खिजली ने दीवाने ये वकूफ़ नामक व्यय विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिजली के बारे में जानते हैं तो 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिजली ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा सिकंदर-ए-शानी की उपाधि ग्रहण की। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि ग्रहण की। अलाउद्दीन खिजली के बारे में जानते हैं तो अलाउद्दीन खिजली का समय था 1296 से 1316 ईस्वी तक। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा सिकंदर-ए-शानी की उपाधि ग्रहण की। सिकंदर-ए-शानी की उपाधि ग्रहण की। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के वर्ष 1303 के चित्तौड़ अभियान का कारण जो था वो था शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। अलाउद्दीन खिजली ने गुजरात अभियान जो 1298 ईस्वी को था उसके दौरान मलिक कपूर नामक हिजड़े को 1000 दिनार में खरीदा था। किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिजली ने खरीदा था। इसी कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको 1000 दिनारी कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिजली को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया था लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा चलाई। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की नवीन प्रथा चलाई थी। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा, सीरी नामक शहर, हौज-ए-अलाई तालाब तथा 1000 खंभा महल बनवाया था। फिर से सुनिए, अलाउद्दीन खिजली ने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाज़ा, कुस्क-ए-सीरी जिसका नाम है, सीरी नामक शहर, हौज-ए-अलाई तालाब तथा 1000 खंभा महल बनवाया था। तुगलक वंश के बारे में जानते हैं। तुगलक वंश का जो समय था वो 1320 से 1414 ईस्वी था। जो तुगलक वंश का जो समय था वो 1320 से 1414 था। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो उसका समय था 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन ने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त कराया और नहरों का निर्माण भी कराया। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की थी। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसने संबंध कटुतापूर्ण थे। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका जो संबंध था वो संत निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या था? कटुतापूर्ण था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का समय था 1325 से 1351 ईस्वी। 1325 से 1351 ईस्वी किसका समय था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। उसने शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनतकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो सल्तनतकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। वह खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में दक्ष था। किसमें दक्ष था? तो खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र और गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में वह बहुत दक्ष था। सुल्तान का सबसे विवादास्पद निर्णय राजधानी परिवर्तन का था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका सबसे विवादास्पद निर्णय कौन सा था? तो राजधानी परिवर्तन का था, जिसके तहत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया गया। दिल्ली से देवगिरी, जिसको दौलताबाद भी कहते हैं, स्थानांतरित किया गया। सुल्तान की दूसरी परियोजना थी प्रतीक मुद्रा का प्रचलन।
जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी दूसरी परियोजना थी प्रतीक मुद्रा का प्रचलन। एक विद्रोह के दमन के दौरान चट्टा में जो थट्टा में सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया। एक विद्रोह के दमन के दौरान फिर से सुनते हैं, एक विद्रोह के दमन के दौरान थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया और 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। 20 मार्च 1351 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं तो फिरोज शाह तुगलक का जो समय था वो 1351 से 1388 ईस्वी था। 1351 से 1388 ईस्वी था। और फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। फिरोज ने ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दोनों स्तंभों को दिल्ली मंगाया। फिरोज शाह तुगलक था वो अशोक के दोनों स्तंभों को दिल्ली मंगवाया। इनमें से एक मेरठ और दूसरा टोपरा से लिया गया था। एक मेरठ, दूसरा टोपरा यानी पंजाब से लिया गया था। फिरोज ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गई है। कुतुब मीनार कितने मंजिला बन गई है? तो 5 मंजिला बन गई है। उसने जो फिरोज शाह तुगलक था दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैरात अस्पताल दार उल शफा स्थापित किया। जो फिरोज शाह तुगलक था वह दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल जिसका नाम था दार उल शफा स्थापित किया। फिरोज ने दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने के लिए संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की जो मृत सैनिकों के आश्रितों की मदद देने से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवाने बदगान बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवाने बदगान बनाया। सन 1398 ईस्वी में तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक नसरुद्दीन महमूद शाह था। कौन था? महमूद शाह था। सन 1398 ईस्वी में तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण के समय तुगलक वंश का जो शासक था वो नसरुद्दीन महमूद शाह था। सैयद वंश के बारे में जानते हैं तो सैयद वंश का जो समय है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक था। सैयद वंश 14 से 14 तक, 1414 यानी 1414 से 1451 ईस्वी तक था। सैयद वंश का संस्थापक खिजमा था। कौन था? तो खिजमा था। खिजमा ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। खिजमा ने जो खिज खान था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सॉरी फ्रेंड्स, सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खां था और खिज्र खां ने अपने पुत्र मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। इस वंश का जो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश की स्थापना का समय और उसके बारे में जानते हैं तो लोदी वंश का जो समय था वो 1451 से 1526 ईस्वी था। बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की थी। दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने की थी?
तो बहलोल लोदी ने की थी। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों के द्वारा की हुई थी। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदियों द्वारा हुई थी। सिकंदर लोदी का जो समय था, पहला है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी का जो समय था वो था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक नवीन शहर 1504 ईस्वी में बनाया। आगरा नामक नवीन शहर 1504 ईस्वी में बनाया सिकंदर लोदी ने बसाया। सिकंदर लोदी ने आगरा नामक नवीन शहर 1504 ईस्वी में बसाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम के फारसी कविताएं लिखता था। जो सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया जो 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया जो 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा में हुई। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 13 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में हुई। इब्राहिम लोदी के बारे में जानते हैं। तो इब्राहिम लोदी का जो समय था वो था 1517 से 1526 ईस्वी तक। 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। जो इब्राहिम लोदी था वह सिकंदर लोदी का पुत्र था जो लोदी वंश की अंतिम शासक था। जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल पर मारा गया। दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हुई और भारत में नई सत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम मुगल सत्ता था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब? तो 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल पर मारा गया। दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हुई और भारत में नई सत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम मुगल सत्ता था। तो विजयनगर राज्य के बारे में जानते हैं। विजयनगर राज्य के बारे में जानते हैं। तो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, जिसका वर्तमान नाम हप्पी था, वर्तमान नाम क्या है? हप्पी है, की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई। भारत के, फिर से सुनिए, भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य, जिसका वर्तमान नाम हप्पी है, की स्थापना हुई हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने द्वारा हुई थी। 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी राज्य की नींव डाली। हम्पी राज्य की नींव डाली किसने? हरिहर ने। उसी वर्ष तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य बसाया गया। विजयनगर जो साम्राज्य है वो कहाँ, किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य बसाया गया। संगम वंश के बारे में जानते हैं। तो संगम वंश का पहला जो वो था हरिहर वंश, पहला वंश था हरिहर वंश, जिसका समय था 1336 से 1356 ईस्वी। इस वंश का प्रथम शासक था अने गोंडी और विजयनगर इसकी राजधानियाँ थी। क्या थी? तो विजयनगर इसकी राजधानियाँ थी। बुक्का प्रथम था उसका समय था 1356 से 1377 ईस्वी। 1356 से 1377 ईस्वी। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी तथा चीन में दूत मंडल भी भेजा। जो बुक्का था वह चीन में दूत मंडल भी भेजा था। नेक्स्ट है देवराय जो प्रथम था उसका समय था 1404 से 1422 ईस्वी। 1404 से 1422 ईस्वी देवराय प्रथम का था। देवराय प्रथम था उसके काल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। किसने की? तो निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की।
नेक्स्ट है देवराय द्वितीय। देवराय जो द्वितीय था उसके समय में, देवराय द्वितीय इसका समय था 1422 से 1446 ईस्वी। इसका समय था 1422 से 1446 ईस्वी। उसके समय फारसी, जो देवराय द्वितीय था उसके समय फारसी यात्री अब्रुज़्ज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसने की थी? तो अब्रुज़्ज़ाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसे इम्बाद देवराय भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इम्बाद देवराय भी कहा जाता है। सालुआ वंश। सालुआ वंश के बारे में जानते हैं तो नरसिंह सालू अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। जो सालुआ वंश था उसका एकमात्र शासक नरसिंह सालुआ बना। तुलुआ वंश। तुलुआ वंश के बारे में जानते हैं तो विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलुआ वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह ने तीसरे राजवंश तुलुआ वंश की स्थापना की थी। इनके शासनकाल में सामंतों का विद्रोह था जिसे उसने सफलतापूर्वक दबा दिया था। तुलुआ वंश का शासक कृष्णदेव राय था, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक था। तुलुआ वंश का शासक कृष्णदेव राय था और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नरसा नायक शुलुआ वंश का शासक था। जो नरसा नायक था, जिसका नाम नरसा नायक था, वह शुलुआ वंश का शासक था। अच्युत वंश का शासक था। कौन था? तो नरसा नायक शुलुआ वंश का शासक था और अच्युत वंश का भी शासक था। कृष्णदेव राय के बारे में जानते हैं, उनका समय जानते हैं तो कृष्णदेव राय का जो समय था वो 1509 से 1529 ईस्वी था। कृष्णदेव राय का जो समय था वो 1509 से 1529 ईस्वी था। कृष्णदेव राय तुलुआ वंश का सबसे महान शासक था। कृष्णदेव राय तुलुआ वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख हुआ था। जो बाबरनामा है उसके विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख हुआ है। कृष्णदेव राय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्याद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। किसमें की है? तो अमुक्तमाल्याद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना की है। कृष्णदेव राय ने पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के समय में पुर्तगाली यात्री डेमिनो पायस डुआर्ट बारोसा और विजयनगर की यात्रा की। किसने की? डोमिगो पायस जो था, डुआर्ट था, बारओशा ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसके समय में? तो कृष्णदेव राय के समय में। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कृष्णदेव राय एक महान विद्वान, विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज, आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। जो कृष्णदेव राय था वह महान विद्वान था, विद्या प्रेमी था, जिसके कारण वह अभिनव भोज और आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु साहित्य या 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। जो अष्टदिग्गज के नाम से जाने जाता था, उनको तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अच्युत देव राय के बारे में जानते हैं, जिनका समय था, अच्युत देव राय जो थे उनका समय था 1529 से 1542 ईस्वी। 1529 से 1542 ईस्वी। अच्युत देव के समय में पुर्तगाली यात्री नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसने की थी? तो नूनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी अच्युत देव राय के समय में। सदाशिव राय का जो समय था, नेक्स्ट जानते हैं सदाशिव राय, जिनका समय था 1542 से 1572 ईस्वी। जिनका समय था 1542 से 1572 ईस्वी। और 23 जनवरी 1526 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को हराया। किसमें? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को हराया और इस तरह विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ।
विजयनगर साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर को हराया। कब? 23 जनवरी 1526 में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को हराया और यह विजयनगर के साम्राज्य का जो यहाँ अंत हो गया। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू द्वारा की गई थी। जो बहमनी राज्य की स्थापना थी वह, बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं तो बहमनी राज्य की जो स्थापना है वो 1347 में हसन गंगू द्वारा की गई थी। उसने बुलबरगा की राजधानी बनाया जिसका नाम अहमदाबाद रखा। उसने बहमनी जो था, हसन गंगू जो था, उसने गुलबर्गा की राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका समय था 1358 ईस्वी से 1375 ईस्वी, वह गद्दी पर बैठा। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इसी काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। बहमनी राज्य में पहली बार क्या हुआ था? ये पहली बार बारूद का प्रयोग हुआ था। जो बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका समय 1398 से 1375 ईस्वी था, वह गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इसी काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था। बारूद का जो प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो बहमनी राज्य में हुआ था। प्रमुख बहमनी जो शासक थे वो कुछ इस प्रकार हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। तो बहमनी शासकों के नाम, नंबर 1 है मोहम्मद शाह प्रथम। बहमनी शासक था ये मोहम्मद शाह प्रथम। दूसरा है अलाउद्दीन मुजाहिद। तीसरा है मोहम्मद द्वितीय। चौथा है ताजुद्दीन फिरोज शाह। पाँचवा है अहमद शाह। छठवां है अलाउद्दीन अहमद शाह। और सातवां है मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासन काल में महमूद गमा को राज्य की सेवा में शामिल किया गया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासन काल में महमूद गमा को राज्य की सेवा में शामिल किया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया और वह बहुत क्रूर था। हुमायूं जो था वो बहुत क्रूर था। उसने 3 वर्ष तक शासन किया और उसे दक्कन का नीरो के नाम से भी जाना जाता था। हुमायूं को दक्कन के नीरो के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में रूसी यात्री निकतिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। किसने की थी? तो निकतिन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में महमूद गमा प्रधानमंत्री बना, यानी वजीर बना। महमूद गमा वजीर बना और उसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि मिली। महमूद गमा प्रधानमंत्री बना और इसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि मिली। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल कितने शासक बने हुए? तो 18 शासक हुए जिन्होंने 175 वर्ष तक शासन किया। बहमनी राज्य का पतन किस प्रकार हुआ उसको जानते हैं। तो बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्लाह था। बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्लाह था, जिसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया। उसके बाद क्या हुआ? तो 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया। वह राज्य कौन कौन से हैं? तो बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है, गोलकुंडा है और बीदर है। बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है, गोलकुंडा है और बीदर है। ये 5
स्वतंत्र राज्यों को विभाजित किया गया था। ये 5 स्वतंत्र राज्यों को क्या किया गया था, तो विभाजित किया गया था। और मुग़ल वंश के बारे में जानते हैं तो मुग़ल वंश का जो शासक था वो बाबर था। बाबर का जो समय था वो 1526 से 1530 ईस्वी था। बाबर का जो समयकालीन था वह था 1526 से 1530 ईस्वी। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 को फरगना में हुआ। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 को फरगना में हुआ तथा वह 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष की आयु में, तो 11 वर्ष की आयु में बाबर गद्दी पर बैठा था। बाबर द्वारा लड़े हुए प्रमुख युद्ध, जो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कुछ इस प्रकार हैं। तो बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। किसने? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा। खनवा का युद्ध ये 26 मार्च 1527 में राणा सांगा चंदेरी के युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा। किसके? खनवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा 26 मार्च 1527 में। और चंदेरी के युद्ध जो है वो 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय तथा घाघरा के युद्ध, जो मेदिनी राय था उसके साथ घाघरा का युद्ध 6 अप्रैल 1529 में अफ़गानों को हराया। 1529 ईस्वी में अफ़गानों को हराया। बाबर ने पद्य में एक नवीन शैली में मुअय्यान को लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। मुबय्यान को लिखा मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर ने पद्य में एक नवीन शैली में मुबय्यान को लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में थी, जिसे अकबर ने अब्दुर्रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में रूपांतरण कराया था। तुजुक-ए-बाबरी को किसमें रूपांतरण कराया था, तो फारसी भाषा में रूपांतरण कराया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले उसे आगरा से आराम बाग में किंतु बाद में उसे काबुल में बाग-ए-बाबर में दफना दिया गया। फिर से सुनिए, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु आगरा में हुई। पहले उसे आगरा के आराम बाग में किंतु बाद में उसे काबुल में बाग-ए-बाबर में दफना दिया गया। फ्रेंड्स, ये रहे मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट ऑडियो में और प्रश्न लेके आएंगे, तो आप पूरा सुने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।